हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये है अपना सेकंड लेक्चर। तो अब तक हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जिसके लिए हमने अलग अलग नियम आते हैं उनके बारे में स्टडी की थी। जैसे सबसे पहला नियम आया था अपना कौन सा, डोबेरेनर का त्रिक नियम। बाद में सेकंड लेक्चर कौन सा, सेकंड नियम कौन सा आया था अपना, न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके बाद में कौन सा आया था, लोथरमेर का परमाणु आयतन वक्र वाला। तक हम इन तीन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज अपना चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो है अपना मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिसे आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए, इसने अपनी आवर्त सारणी कैसे बनाई, क्या क्या किया, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या इसकी कमियां भी थी, इसकी भी कुछ कमियां थी। बट ये साइंटिस्ट बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने पूरी की पूरी आवर्त सारणी को बना के रख दिया था। चलिए देखते हैं इसने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब अभी देखते हैं। तो यहां तक तो हम लोगों ने ये देख ही लिया था। अब है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये थोड़ा छोटा हो जाएगा सर जी, छोटा। तो देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसे आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक कौन है, मेंडलीव। आवर्त सारणी का जनक कौन है, मेंडलीव। तो इसे आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। इसके टाइम में प्रकृति में कितने तत्व थे, 63 तत्व ज्ञात थे, 63 एलिमेंट्स क्या थे, डिस्कवर हो चुके थे। तो इसने क्या किया, मेंडलीव ने क्या किया कि 63 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा इसने। इसका भी वही था जैसे कि जैसे न्यूलैंड ने किया था वैसे ही इसने किया था। तो इसने क्या किया, 63 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और क्या कहा, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान से सुनना क्या कहा मैंने, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अभी ये है क्या, हम इसको समझते हैं। पहले देखो भाई, जैसे इसने किया क्या, स्टार्टिंग से इसके ध्यान से देखते हैं, समझते हैं इसने किया क्या। इसके टाइम में प्रकृति में कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। तो इसने 63 तत्वों को क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, और इसने किया क्या, इसने अपने आवर्त सारणी बनाया कैसे वो देखते हैं सबसे पहले। तो इसने 63 तत्वों की विक्रिया किससे करवाई, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ करवाई। इसने 63 तत्वों की विक्रिया किसके साथ करवाई, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ करवाई। बात यह आती है कि इसने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ ही क्यों करवाई। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्योंकि मतलब हर तत्व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। इसलिए इसने अभिक्रिया हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ करवाई। अब इसने किया क्या, मान लेते हैं कि किसी भी तत्व की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई। तो एम आपका कोई तत्व है, इसने अभिक्रिया किसके साथ कराई, हाइड्रोजन के साथ। तो मान लेते हैं एम एच प्रकार का हाइड्राइड बना, हो सकता है कि एम एच टू प्रकार का हाइड्राइड बना होगा, एम एच टू प्रकार का हाइड्राइड बना होगा। अब
जो हाइड्राइड, जिस तत्व के हाइड्राइड इसके समान थे, जिस भी तत्व के हाइड्राइड इसके समान थे, मतलब उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, एक समान हो गई। जिन तत्वों के हाइड्राइड इस प्रकार के समान थे, इस प्रकार से MS2 प्रकार के, उन सभी तत्वों की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, एक समान हो गई। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन के साथ इसने विक्रिया करवाई, तो किसी भी तत्व की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, ऑक्साइड। जैसे कि भाई ये मान लेते हैं आपका M कोई तत्व है, इसने ऑक्सीजन के साथ करवाई, अभिक्रिया करवाई, तो M2O प्रकार का ऑक्साइड बना। हो सकता है कि ऑक्साइड बना होगा आपका MO प्रकार का ऑक्साइड बना होगा। अब जो ऑक्साइड इस प्रकार के आ रहे थे, इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे थे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, एक समान थी। जो इस प्रकार को फॉलो कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, एक समान थी। जैसे आपका इस प्रकार का भी ऑक्साइड बनता है M2O3, इस प्रकार के ऑक्साइड भी बने थे आपके। तो इस प्रकार से इसने हाइड्राइड व ऑक्साइड के आधार पर अपनी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। ठीक है, तो देखते हैं एक बार दोबारा। तो सबसे पहले इसका कथन देखते हैं कि इसका कथन क्या था। कथन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेंडलीव ने सभी तत्वों को मेंडलीव ने सभी तत्वों को परमाणु भार के परमाणु भार के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और कहा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कहा तत्वों के तत्वों के भौतिक व तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये इसका क्या था, स्टेटमेंट था, कथन था। इसने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और क्या कहा, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब इस शब्द का मतलब क्या है, आवर्ती फलन शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, जब इसने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, एक निश्चित समय अंतराल पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी। मतलब जिन तत्वों के गुणधर्म समान थे वो वापस क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो वो होता है आवर्ती फलन का मतलब। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, कथन हो गया। क्या था, इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये ध्यान रखना कि इसने तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो ये तो इसका क्या हो गया, कथन। अब इसकी आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी वो देखते हैं। विशेषता, विशेषताएं, इसकी आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली विशेषता तो हम यही देख सकते हैं कि इसने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो वो तो इसके स्टेटमेंट में आएगा, तो उसको अलग से लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है।
एक इसकी विशेषता कितनी है, ध्यान रखना है, इसकी आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे, इसकी आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे, 7 तो थे आवर्त, और वर्ग कितने थे, वर्ग 8 थे वर्ग, ये याद रखना। हाँ हाँ, बता रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं कि आवर्त क्या होता है और वर्ग क्या होते हैं, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखो भाई, आवर्त क्या होते हैं, आवर्त, आवर्त क्या होते हैं, आवर्त होते हैं आपके क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल रो, क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं मतलब इस प्रकार से, ये आड़ी पड़ी रेखाएं, अगर देसी भाषा में बोले तो आड़ी पड़ी रेखाएं, इस प्रकार से, ये क्या हो गई, क्षैतिज रेखाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं। वर्ग क्या होते हैं, वर्ग समूह है, इन्हें वर्ग या इन्हें समूह भी, कई बार समूह भी कहा जाता है इन्हें। तो समूह क्या होते हैं आपके, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, खड़ी रेखाएं, जैसे इस प्रकार से होती है ना, ये खड़ी रेखाएं, इस प्रकार से, ये ध्यान रखना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे, 7 आवर्त थे, 8 क्या थे, वर्ग थे। हाँ, कुछ समय बाद जब इसकी आवर्त सारणी में संशोधन हुआ, संशोधन होने के बाद, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन होने के बाद वर्गों की संख्या 9 वर्ग हो गए थे, ध्यान रखना, एक वर्ग और जुड़ गया था। बट मेंडलीव ने खुद ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। जब संशोधन हुआ तो संशोधन होने के बाद वर्गों की संख्या कितनी हो गई थी, 9 वर्ग हो गए थे। अब कहने को तो यह भी कहा जाता है, कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में यह भी मिलता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहले आवर्त कितने थे, 6 थे, वर्ग कितने थे, 8 थे। जब संशोधन हुआ तो संशोधन होने के बाद आवर्त की संख्या कितनी हो गई, 7, और वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अब वो 9वां वर्ग कौन सा था, क्या था, क्या नाम रखा गया था, हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। बट आपको यह ध्यान रखना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे, 7, और वर्ग कितने थे, 8। आवर्त क्या होते हैं, क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है, आवर्त, वर्ग क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, खड़ी रेखाएं, कॉलम, वर्टिकल कॉलम, वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्ग कहलाते हैं। इसका ध्यान रखना है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता, पहली एक विशेषता इसमें यह आ जाता है। अब आगे और देखते हैं। अब देखो, अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, प्रत्येक आवर्त को, मतलब आवर्त तो 36 रेखाएं हो ही गई आपकी, ठीक है, और वर्ग क्या थे, 8 वर्ग थे। इसने क्या किया, 8 वर्ग में से 7 वर्ग, 8 वर्ग में से 7 वर्गों को, 8 वर्ग में से 7 वर्गों को 2 उपवर्ग में विभाजित किया, यह ध्यान रखना। 7 वर्गों को 2 उपवर्ग में विभाजित किया, 2 उपवर्ग में विभाजित किया। दो उपवर्ग में विभाजित किया। कैसे किया, उपवर्ग क्या होते हैं, क्या होते हैं, वो अभी अभी जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें समझाया जाएगा कि किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया। बट एक बार आप ध्यान देख लीजिए, 7 वर्गों को उसने क्या किया, 2 उपवर्गों में विभाजित किया। और जो 8वां वर्ग था, 8वां वर्ग, इसमें 9 तत्वों को रखा गया था। 8वें वर्ग में कितने तत्वों को रखा गया था, 9 तत्वों को रखा गया था, वो भी 3-3 के समूह के रूप में, वो भी 3-3 के समूह के रूप में रखा गया था। तो जैसे कि मैं 20 की आवर्त सारणी बनाऊं, एक बार मेंडलीव की आवर्त सारणी को बनाया जाए तो एक बार देखना, इसका फॉर्मेट बनाया जा रहा है, याद रहे ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, इसको कभी पूछते नहीं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बट एक बार इसको देखते हैं कि बनाते कैसे, वो देखते हैं। तो जैसे
ये क्या हो गए? वर्ग हो गए। 8 क्या हो गए? वर्ग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये कौन सा हो गया आपका? आठवां वर्ग। ये हो गया आपके 8 वर्ग। अब इसी प्रकार इसने क्या बनाए थे? 7 क्या बनाए थे? आवर्त। इस प्रकार से ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त। इस प्रकार से नीचे हो रहा है। अभी जगह नहीं है, पर आप एक बार समझ लो, इसको समझना है बस। समझ बनाए कैसे वो ध्यान रखना है इसने। ठीक है, तो इसके क्या हो गए? इस प्रकार से नीचे तक और आ जाएंगे तो कितने आवर्त हो गए? 7 आवर्त हो गए। अब इसने क्या किया? मैंने क्या बताया? 7 आवर्त को दो उपवर्गों में विभाजित किया। 7 आवर्त को दो उपवर्गों में विभाजित किया। देखो, जैसे ये पहला है, इसको दो उपवर्ग में बांट दिया। ए बी, यहां पर इसको भी क्या कर दिया? ए बी, ए बी, ए बी, इस प्रकार से ए बी, ए बी, ए और बी, इस प्रकार से 7 आवर्त को क्या किया इसने? दो उपवर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है, एक बार इसकी मैं थोड़ी साइज छोटी कर लेता हूं। और अब इसने क्या किया? जैसे ये आपका मान लेते हैं कि आपका क्या था? पहला आवर्त। इसको मान लेते हैं हम पहला आवर्त। इसने क्या किया? पहले आवर्त में भाई साहब यहां पर रखा कौन? हाइड्रोजन को रखा, ये लीजिए। ठीक है, अब इसने पहले आवर्त को यहां रखा, परमाणु भार के प्रत्येक क्रम में तो रखा था इसने। ये लीजिए, हाइड्रोजन को यहां रखा। अब आगे ऐसा कोई तत्व नहीं आता जो इधर आएगा। फिर कौन आया? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इधर कौन आ गया आपका? फ्लोरीन आ गया। ये लीजिए साहब। इस प्रकार से इसने क्या किया? तत्वों को व्यवस्थित किया। अब आगे, हाँ, जब इसने अपने आवर्त सारणी बनाई थी तो मेंडलीव के टाइम भी किसी गैसों की खोज नहीं हुई थी। नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना आपको। बाद में कौन है आपका इधर? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इस प्रकार से इसने किया था। अब इसके आगे कौन आ जाएगा इधर? पोटेशियम, कैल्शियम, इधर आ जाएगा आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और इधर आयरन, कोबाल्ट और निकल। इस प्रकार से आयरन, कोबाल्ट और निकल। देखो, आ गए ना इसमें तीन तीन तत्वों के समूह। मतलब 8वें वर्ग में कुल कितने तत्व थे? 9 तत्व थे, जिसमें तीन तीन किस प्रकार से समूह बनाया गया था। इस प्रकार से इसने क्या बनाई थी? अपनी आवर्त सारणी बनाई। नीचे और भी है तत्व, और भी 63 तत्वों को लेकर अपनी आवर्त सारणी को निर्माण किया था। अभी मैं इधर जगह नहीं है, इसलिए मैं इतना ही बना पा रहा हूं, बट हमें समझना है, वो ध्यान रखना है कि इसने किस प्रकार से अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अब जैसे हम और कुछ दिखाना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे निकल। अब इधर कौन आ जाएगा आपका? इस साइड में, इधर इसी वर्ग में कॉपर। ठीक है, इधर जिंक। बात इसने यहां पर क्या किया? जगह खाली छोड़ दी। इस जगह, यहां जगह क्या छोड़ दी थी? खाली छोड़ दी थी। यहां पर कौन आ गया था आपका? आर्सेनिक। इस प्रकार से इसने अपने आवर्त सारणी का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इसकी क्या क्या विशेषता थी और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या क्या थी, हमें वो भी ध्यान रखना है। तो इसने क्या किया? 7 वर्गों को दो उपवर्ग में क्या किया? विभाजित किया। 7 वर्गों को दो उपवर्ग में क्या किया? विभाजित किया। और उन ऊपर को क्या कहा? ए बी, ए बी, ए बी, इस प्रकार से किया गया। 8वें वर्ग में 9 तत्वों को रखा गया, तीन तीन के समूह के रूप में इन्हें रखा गया था। तो इस प्रकार से इसने क्या किया? ये अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो इसकी आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, वो ध्यान रखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, वो हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो वो क्या थी इसकी सबसे बड़ी विशेषता? अगर वो देखी जाए तो इसने क्या किया? अज्ञात तत्वों के लिए, मतलब कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनकी उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनकी खोज नहीं हुई थी। भाई इसको कैसे पता चला? देखो,
इधर क्या है, जिंक है, और इधर कौन है, आर्सेनिक है। इसको कैसे पता चला होगा ऐसा कि ऐसे तत्व की अभी खोज होना और बाकी है? तो सिंपल सी बात है यार, इसने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किसके आधार पर किया, परमाणु भार के घटते क्रम में। देखो यहां पर जिंक और यहां पर आर्सेनिक, यहां पर कौन हो गया आपका जिंक और यहां पर कौन हो गया आर्सेनिक। इन दोनों के परमाणु भार में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा था। जिंक और आर्सेनिक के परमाणु भार में क्या आ रहा था, बहुत ज्यादा अंतर। तो इसने सोचा कि इतना अंतर कैसे आ रहा है, इतना अंतर कैसे आ रहा है, तो इसने सोचा कि प्रकृति में अभी ऐसे तत्व और भी हैं जिनका परमाणु भार इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा, परंतु तब तक उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इसने क्या किया, उनका स्थान क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया उनकी जगह। मतलब इसने क्या किया, अज्ञात तत्वों का लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया, अज्ञात तत्वों के लिए इसने क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ दिया और उनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है इसकी मेंडलीव की। अगर इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई है तो वो यह है, मेंडलीव ने क्या किया, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ते हुए इनके गुणों की व्याख्या कर दी थी। जैसे इसने एल्यूमिनियम के नीचे स्थान छोड़ा, सिलिकॉन के नीचे स्थान छोड़ा, और भी है मैग्नीशियम, मैग्नीज के नीचे इसने क्या किया, स्थान छोड़ा। तो इसने उनके नाम क्या क्या रखे वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो वो आप लोगों के सामने है कि इसने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह क्या किए थे, रिक्त स्थान, खाली स्थान छोड़ा था। देखो यहाँ पे ये खाली स्थान छोड़ दिया, और भी थे एक दो जगह, यहाँ पर मैग्नीज के नीचे क्या किया था, इसने खाली स्थान छोड़ा था। इस प्रकार से आपको क्या रखना है, इसका ध्यान रखना है। तो अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ते हुए इनके गुणों की क्या की, इसने भविष्यवाणी कर दी थी। अब आगे देखते हैं इसको। हाँ, जब इसकी आवर्त सारणी में क्या हुआ था, संशोधन। जब इसकी आवर्त सारणी में क्या हुआ था, संशोधन, तो भैया यहां पर एक नोवा ग्रुप और बना दिया गया था। जब इसकी आवर्त सारणी में संशोधन हुआ, संशोधन होने पर बाद में यहां पर क्या बना था, एक नोवा ग्रुप और बना था। वो तो इसने भी कह दिया था, वो तो इसने भी कह दिया था कि कुछ तत्व ऐसे भी होंगे, कुछ तत्व ऐसे भी होंगे जो किसी से क्रिया नहीं करेंगे, उन तत्वों को आप इस जगह रख देना। और ये भैया जो नोवा ग्रुप है, इसका नाम रखा गया था शून्य वर्ग। इस नौवे वर्ग का नाम क्या रखा गया था, शून्य वर्ग कहा गया था। इसे नौवे वर्ग का नाम क्या रखा गया था, शून्य वर्ग। और इस शून्य वर्ग में किसको रखा गया था, अक्रिय गैसों को रखा गया था। किसको रखा गया था, अक्रिय गैसों को। अक्रिय गैसें जैसे हीलियम वगैरह ये हो गए, ये हीलियम यहाँ आ जाएगा, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इनको यहाँ पर रखा गया था। तो ये क्या थी, इसकी आवर्त सारणी थी। याद, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका फॉर्मेट इस प्रकार से इसने कैसे कैसे बनाया वो ध्यान रखना है, याद रहे ठीक है, अदरवाइज भूल जाओ कोई बात नहीं है। देखो अब हम आते हैं वापस। क्या हो गया भाई, अभी देखते हैं इसकी और विशेषता आगे कौन कौन सी थी, अभी देखते हैं एक बार ये पेज साफ हो जाए थोड़ा। ये वापस कैसे, गया क्या, हाँ ठीक है। अब देखो, तो इसके अब अगली देखा जाए तो क्या होगा, ये सात वर्गों को इसने क्या किया, दो उपवर्ग में विभाजित किया। अगर इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता देखी जाए, इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता देखी जाए तो वो क्या थी, देखते हैं। देखो तीसरी विशेषता क्या थी इसकी सबसे बड़ी, मेंडलीव ने मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में
मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए अज्ञात तत्वों के लिए अज्ञात तत्वों के लिए अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ते हुए, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ते हुए रिक्त स्थान छोड़ते हुए उनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी, उनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी। और जो क्या हुई थी, बाद में सही भी हो गई थी। इसने जो गुणों की भविष्यवाणी की थी वो बाद में क्या हो गई थी, इसकी सही भी हो गई थी। अब जैसे इसने कौन कौन से तत्व की, जैसे अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम किसने क्या क्या स्थान नीचे छोड़ा, जैसे मैं आपको बताऊं क्या क्या इसने, एल्यूमिनियम के ये था भाई, यहां पर क्या था आपका, एल्यूमिनियम था, ठीक है। और इसके स्थान इसने क्या किया, खाली छोड़ दिया। यहाँ पर कौन था आपका, सिलिकॉन था, उसके नीचे भी इसने क्या किया, खाली स्थान छोड़ दिया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के जो नीचे खाली स्थान छोड़ा, तो इसने इस तत्व को क्या बोला, एक्का एल्यूमिनियम। इसका इसने क्या नाम रखा, एक्का एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के नीचे छोड़ा, इसका नाम क्या रखा इसने, एक्का सिलिकॉन। क्या नाम रखा इसका, एक्का सिलिकॉन। ठीक इसी प्रकार से मैग्नीज के नीचे नाम जगह छोड़ी, तो इसका नाम क्या रखा, एक्का मैग्नीज। क्या नाम रखा इसका, एक्का मैग्नीज। तो ये ध्यान रखना, जिसके नीचे एल्यूमिनियम के नीचे एक्का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे स्थान छोड़ा एक्का सिलिकॉन, मैग्नीज के नीचे स्थान छोड़ा एक्का मैग्नीज, ऐसे नाम रखा था उसने। वर्तमान समय में इन्हें क्या कहते हैं, वर्तमान समय में इसका नाम क्या है, एक्का एल्यूमिनियम का नाम क्या था, गैलियम। वर्तमान समय में इसे क्या कहा जाता है, गैलियम। इसे क्या कहा जाता है, जर्मेनियम। इसे क्या कहा जाता है, जर्मेनियम। कोई बात नहीं है, मैं इसे ट्रिक से याद करा दूंगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अभी देखो आप, तो जैसे अभी इसी पेन का यूज कर लेते हैं। क्या क्या नाम रखा था इसने, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन और एक्का मैग्नीज, ये थे। अब एक्का एल्यूमिनियम को वर्तमान में क्या कहते हैं, एक्का एल्यूमिनियम को वर्तमान में क्या कहते हैं, देखो एक्का एल्यूमिनियम को वर्तमान में क्या कहते हैं, इसका नाम है गैलियम, इसका नाम है जर्मेनियम और इसका नाम है टेक्नीशियम। ये लीजिए, वर्तमान में इन्हें इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ट्रिक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसकी, क्या ट्रिक है, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, ये लीजिए, ये आपकी क्या हो गई ट्रिक। तो वर्तमान समय में एक्का एल्यूमिनियम का क्या नाम था, गैलियम। एक्का सिलिकॉन का क्या नाम था, जर्मेनियम। और एक्का मैग्नीज का क्या नाम था, टेक्नीशियम। ये इसका क्या था, नाम था। ट्रिक हो जाएगी गंगा से जमुना तक। क्या हो जाएगी ट्रिक, गंगा से जमुना तक। ये लीजिए, इसकी क्या हो गई ट्रिक। तो ये इसकी क्या थी, विशेषता। अब चाहे तो हम एक विशेषता और ऐड कर सकते हैं। कौन सी विशेषता, इसने क्या किया, नोवा वर्ग के लिए, मतलब जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उन्हें एक अलग समूह में रखा गया था।
अक्रिय गैसों की जब क्या हुई थी, खोज हुई थी, तो उन्हें एक अलग समूह में रखा गया था। मतलब जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो मेंडलीव ने जो टेबल बनाई वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ था। तो ये इस प्रकार से आप उसके बारे में क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो ये क्या थी, इस प्रकार से मेंडलीव की क्या थी, आवर्त सारणी थी। इसने इस प्रकार से अपनी आवर्त सारणी का क्या किया था, निर्माण किया था। एक इसकी ध्यान रखना, इसकी अचीवमेंट क्या थी, उपलब्धियां क्या थी। तो एक तो ये बताई थी अभी, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ते हुए, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ते हुए उनके गुणों की क्या कर दी थी, इसने भविष्यवाणी कर दी थी। और एक वही एक जो नोवा वर्ग बनाया था, जिसे शून्य वर्ग कहा गया था। जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद, अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद उन्हें अलग वर्ग में रखा गया था। ये नहीं कि उनको बीच में अन्य कई जगह दे दी गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, अलग जगह रखा गया था। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसकी। तो ये इसकी क्या हो गई, आवर्त मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसने इस प्रकार से क्या किया, आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, कितना दिमाग लगाया होगा इसने ये आवर्त सारणी को बनाने के लिए, कितना समय लगा होगा, कितना सोचना पड़ा होगा। हम तो केवल इसको 10 15 20 मिनट में पढ़ लेते हैं, बट इसने बनाया तो इसको सालों लग गए थे इस आवर्त सारणी को बनाने में। तो ये बहुत बड़ी बात है। यही से आवर्त सारणी का आधार, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे, अब बात करते हैं इसकी क्या कमियां, क्या क्या इसकी कमियां थी। कमी तो हर किसी में होती है, तो परिपूर्ण तो कौन होता है, तो इसके भी नियम की कोई ना कोई तो क्या थी, कमी थी ही। अब देखते हैं इसकी कमियां क्या क्या थी। अगर सबसे पहली कमी देखी जाए, सबसे पहली कमी है हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। 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 क्यों नहीं था भाई हाइड्रोजन का स्थान, ये हाइड्रोजन वो कभी तो फर्स्ट ए में रहता है, कभी कहां रहता है, ये सेवंथ ए में रहता है। अब एक ही तत्व दो जगह कैसे रह सकता है, एक ही तत्व है, दो वर्गों के साथ क्या दर्शा रहा है, समानता दर्शा रहा है। इसका मतलब इसको फर्स्ट ए में रखा जाए या सेवंथ ए में रखा जाए। मेंडलीव इसको समझा नहीं पाया था कि इसको फर्स्ट ए में रखा जाए या सेवंथ ए में रखा जाए। तो इसलिए क्या था, इसकी कमी थी बहुत बड़ी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। दूसरी कमी, हम लोग जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया था, व्यवस्थित किया था। तो मतलब इसके आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हो रहा था। इसकी आवर्त सारणी में, इसकी आवर्त सारणी में इसकी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर, कुछ स्थानों पर परमाणु भार के, इसकी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर परमाणु भार के, परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हो रहा था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हो रहा था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हो रहा था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आर्गन एंड पोटेशियम, इनके बात करते हैं। भाई आर्गन का जो परमाणु भार है वो होता है 39.90। कितना होता है भाई, 39.90। अब बताओ पोटेशियम का जो परमाणु भार है, पोटेशियम का जो परमाणु भार है वो 39.90 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ये या नो। ठीक है, लेकिन आ क्या रहता है एक्चुअल में, होता है वो कम 39.09। ये लीजिए, तो यहां पर बताओ परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन कहां हुआ, नहीं हो रहा था ना, इसलिए ये इसकी क्या हो गई, एक कमी हो गई। ये ध्यान रखना कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हो रहा था। इसी प्रकार और भी एग्जांपल है, टेलुरियम व आयोडीन, वहां पर भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हो रहा था। तीसरी कमी देखो, समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझा पाया। मेंडलीव है वो क्या है, समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझा पाया। समस्थानिकों की
स्थिति को नहीं समझा पाया। अब कैसे सब नहीं समझा पाया, इसको अभी देख लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं ना, आप सब लोग जानते हैं कि भाई समस्थानिक क्या होते हैं, क्या होते हैं समस्थानिक? मतलब ऐसे तत्व, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान, बट परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न। वही तो ना, जैसे भाई मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल की बात करें, 6C12, 6C13 है। अब देखो इन दोनों तत्वों के क्या है, परमाणु भार क्या है, अलग अलग हो गए, परमाणु भार क्या हो गए इनके अलग अलग, बट देखो परमाणु क्रमांक क्या है, समान। जबकि अब याद है ना आपको, हाँ आपको याद है ना कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। अब आप देखो भाई कार्बन के दो समस्थानिक क्या होने को तो और भी होता है, इधर एक देख लो 6C14 है, ये और देख लो। अब तो इन तीनों का परमाणु भार क्या है, अलग अलग है कि नहीं है? तो भाई जब इन तीनों का परमाणु भार अलग अलग है, तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 को तो अलग अलग वर्ग मिलना चाहिए था, इसको तो अलग अलग वर्गों में रखना चाहिए था। बट मेंडलीव ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मेंडलीव ने क्या किया, सभी तत्वों को एक ही वर्ग में, मतलब इन समस्थानिकों को क्या किया, एक ही वर्ग में रखा। मतलब सीधी सी सिंपल सी बात है, कार्बन को ही रखा, इसने समस्थानिकों का कोई जिक्र नहीं किया था। मतलब मेंडलीव समस्थानिकों की स्थिति को निश्चित नहीं कर सका कि भैया इनको कहां कहां रखना चाहिए, ये भी इसकी क्या थी, एक कमी थी। तो याद रखना, मेंडलीव समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझा पाया। जैसे और भी है, क्लोरीन है 17Cl35, 35.5 होता है, 35 हम 35 वाले थे, 17Cl37। अब देखो क्लोरीन परमाणु क्रमांक तो उनका समान है, बट परमाणु भार क्या आ गया, अलग अलग आ गया। जब अलग अलग है तो 17Cl35 को अलग रखना चाहिए था, Cl37 को उसको अलग वर्ग में रखना चाहिए था, बट मेंडलीव इसकी स्थिति को भी नहीं समझा पाया था। तो ये इसकी क्या हो गई, एक कमी और हो गई। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, तीसरी कमी हो गई। और देखते हैं और इसकी क्या कमी थी। जैसे और कमियों की इसकी बात करें तो चौथी कमी में देखें, चौथी कमी में हम ये कह सकते हैं कि भाई इसने 7 वर्गों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया। 7 वर्गों को क्या किया इसने, दो जैसे कि मैं बात करूं इधर आप देखना, जैसे ये पहला वर्ग है इसका, इसका क्या था, पहला वर्ग था। ये इधर कौन आ गया था आपका, पहला वर्ग है ये, इसमें कौन आ गया आपका, फर्स्ट ए, इधर कौन आ गया आपका, फर्स्ट बी। आया कि नहीं आया? अब फर्स्ट ए में इधर कौन थे, हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, और इधर कौन कौन थे आपके, कॉपर, एजी, एयू, सॉरी कॉपर, एजी, इस प्रकार से थे आपके। ठीक है ना, कॉपर, एजी, इस प्रकार से क्या थे, एयू नहीं था यहाँ पे, ये थे आपके। अब ध्यान से देखो, तो फर्स्ट ए, मतलब फर्स्ट ए, इन तत्वों के गुणधर्म तो आपस में क्या थे, समान थे, इनके गुणधर्म भी आपस में क्या थे, समान थे। इसके गुणधर्म इसके गुणधर्म के समान नहीं थे, मतलब एक वर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणधर्म समान नहीं थे, एक वर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणधर्म समान नहीं थे। तो ये भी क्या थी, इसकी एक कमी थी। जबकि एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुणधर्म तो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये भी क्या थी, इसकी एक कमी थी। तो ये लिख सकते हैं, एक वर्ग में उपस्थित, एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुणधर्म समान नहीं थे, सभी तत्वों के गुणधर्म समान नहीं थे, सभी तत्वों के गुणधर्म समान नहीं थे। तो ये क्या थी आपकी, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। यहां पर आकर आपका मेंडलीव भी क्या हो जाता है, गलत होता हो जाता है, जो कुछ बातों को वह भी नहीं समझा पाया था। तो यहां तक ये हो गया अपना मेंडलीव का आवर्त नियम, जो चौथा नियम था। जब मेंडलीव का आवर्त नियम गलत हुआ था, तो इसी चीज का फिर फायदा किसने उठाया था, हेनरी मोजले ने। इसने क्या किया, हेनरी मोजले ने सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज किया था भाई।
इसने क्या देखो, सब कुछ किया कराया किसका था, मेंडलीव का था, बट उसने तो इसका थोड़ा सा दिमाग का यूज किया। इसने क्या किया, परमाणु भार की जगह क्या किया, इसने परमाणु क्रमांक ले लिया। परमाणु भार की जगह क्या किया था, परमाणु क्रमांक। और लीजिए भाई साहब, अपनी एक पूरी की पूरी टेबल का इसने क्या कर दिया था, निर्माण कर दिया था। तो देखो अब क्या है, हम उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या थी, कैसे बना था, क्या क्या था। तो हम अभी इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, अब है अपना, तो चौथा नियम है या पांचवा नियम बोल दो, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। और जानते ना, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन कहलाता है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन कहलाता है, हेनरी मोजले। कौन है, हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, हेनरी मोजले है भाई। ये आधुनिक आवर्त सारणी का क्या है, जनक है। अब जरा ध्यान से सुनो, इसने क्या किया, हेनरी मोजले ने क्या किया, क्या किया भाई इसने, देखो, सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। भाई इसने क्या किया, मेंडलीव ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, और इसने क्या किया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। और कहा तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस एक शब्द को इसने चेंज किया और सारे का सारा खेल बदल के रख दिया इसने। तो क्या था इसका कथन, मोजले ने मोजले ने सभी तत्वों को मोजले ने सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा, बढ़ते क्रम में रखा। और कहा, और कहा कि और कहा कि तत्वों के तत्वों के भौतिक तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये लीजिए, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। देखो, आवर्ती फलन का मतलब क्या था, एक निश्चित समय अंतराल पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होना, वो क्या कहलाता है, आपका आवर्ती फलन हो जाता कहलाता है, आवर्ती फलन कहलाता है। जब इसने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा, यहाँ 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा था, तो एक फिक्स अंतराल बाद, मतलब यहां से यहां तक का अंतराल क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो यहां पर जो तत्व था और जब वो यहां तक चला, तो इसके आगे वाला जो तत्व आया था उसके गुणधर्म इसके समान आ गए। तो इसने क्या किया, उसको यहां पर रख दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया था, कथन हो गया था। अब इसने क्या किया था, जो तत्व है उस तत्व के विकिरण की आवर्ती का वर्गमूल, विकिरण की आवर्ती का वर्गमूल उसके परमाणु क्रमांक की क्या होता है, समानुपाती होता है। देखो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। इसने क्या किया, इसने क्या किया, किसी तत्व के अक्ष किरण की आवर्ती का वर्गमूल, ये लीजिए भैया, कोई तत्व अक्ष किरण की आवर्ती का वर्गमूल,
ये क्या होता है? उस तत्व के परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। जेड क्या होता है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो इसने क्या किया? किसी तत्व की अक्ष किरण की आवर्ती का वर्गमूल उस तत्व के परमाणु क्रमांक क्या क्या होता है? समानुपाती होता है। जब इसने क्या किया भैया, समानुपाती का चिन्ह हटाया था, एक नियतांक आता है न्यू इज इक्वल टू, वो नियतांक आ गया ए, और ये बन गया भैया जेड माइनस बी। ये इसकी क्या बन गई? सही समीकरण बन गई थी। ये इसकी क्या बन गई थी? सही समीकरण बन गई। वहां पर ये न्यू क्या है? अक्ष किरण की आवर्ती का वर्गमूल, जेड क्या है? तत्व का परमाणु क्रमांक, और भैया ए और बी क्या है? नियतांक। ए और बी क्या है? नियतांक है। अभी आप इतना ध्यान रख लो, इसके अंदर जब इसका ग्राफ बनाया गया था, वो ग्राफ क्या है? एक बार जेई के अंदर पूछा हुआ है, एक दो बार इसमें से जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप ये ग्राफ ध्यान रखना कि ये ग्राफ कैसे बना था। इधर आपका ये ग्राफ हो गया अक्ष किरण की आवर्ती का वर्गमूल। ध्यान रखना ग्राफ में ये जो पैरामीटर लिए गए थे वो कहां कहां लिए गए थे? तो अक्ष किरण की आवर्ती का वर्गमूल वाई एक्सिस पर लिया गया था, और आपका जो तत्व का परमाणु क्रमांक है वो कहां लिया गया था? यहां पर। और ये जो ग्राफ आया था वो इस प्रकार से आया था। इस प्रकार से ग्राफ कुछ इस प्रकार से करता हुआ आया था। तो आपको इस ग्राफ का क्या रखना है? ध्यान। मतलब जब इस ए को आप अंदर क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या बन जाएगा? इधर क्या बन जाएगा? ये अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये ए जेड माइनस ए बी। ये ये बन जाएगा इस प्रकार से, y बराबर एम एक्स, और ये क्या बन गया? ए और बी, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, तो इनका गुणनफल भी क्या आएगा? एक नया नियतांक सी आ गया। तो y बराबर एम एक्स माइनस सी। तो इसके तो आ रहा है, ये क्या आएगा? इधर ये नीचे की तरफ आ जाएगा भैया, इस प्रकार से, इस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? इसके ये ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इसका ग्राफ। ये ग्राफ इसका क्या है? इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ किस किस के बीच में बनाया था और ग्राफ कैसे आ रहा था। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए आपका कि एक कोई क्वेश्चन था जिसमें आप ऐसा ग्राफ बना के दे दिया था आपको, ये लीजिए, यहां पर क्या था? ये आपका आवर्ती था और जेड था इसका। अब और यहां पर रखा गया था न्यू की पावर एन। क्या रखा गया था? न्यू की पावर एन था। ये क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा हुआ है यहां से। अब ये पूछा गया था यहां पर एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू बताओ कि एन का मान कितना होगा। तो ये ध्यान रखना। अब उसमें ऑप्शन में थे, ऑप्शन क्या था? पहला था 0, दूसरा ऑप्शन था 1, तीसरा ऑप्शन था 1/2, और चौथा ऑप्शन कुछ भी मान लेना, भले 2 मान लेना, कुछ भी मान लेना। तो बताओ अब इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? 1/2 जाएगा। कौन सा जाएगा? 1/2। अरे न्यू की पावर 1/2 तो वो अंडर रूट ही तो हो गया ना। क्या बन जाता है? अंडर रूट, वर्गमूल बन जाता है। तो ये आपको इसका क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये एक बार जेई में आया था क्वेश्चन, तो इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। तो ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, सुनना है, पढ़ना है। तो ये क्या था? मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, उसको बता लेना आप लोग। क्या हो गया? हाँ, तो ये क्या था? इसकी आवर्त सारणी का इसका क्या हो गया? नियम। अब देखो इसके क्या थी? इसकी भी कुछ विशेषताएं थी। इसकी आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं थी? तो एक ध्यान रखना, इसकी आवर्त सारणी की क्या विशेषता थी भाई? आपको पता है कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। और कितने वर्ग थे? 8 वर्ग थे। संशोधन होने के बाद 9वां वर्ग बन गया था। बट इसकी आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी? वही 7 थी। वर्ग कितने थे? वर्गों की संख्या कितनी थी? 18 वर्ग थे। क्या थे? 18 वर्ग थे। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घतम स्वरूप भी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या कहते हैं? दीर्घतम स्वरूप भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या थी? बहुत ही बड़ी थी। इसका एक बार फॉर्मेट में जरूर बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से हुआ है, और उसी के अंदर हम सब लगभग क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कशन कर भी लेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसकी आवर्त सारणी में कितने थे? 7 आवर्त थे, और 18 क्या थे? वर्ग थे। आवर्त आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपके वर्ग कहलाते हैं। देखो मैं यहीं पर साइड में दिखा देता हूं थोड़ा, ध्यान रखना। आपका जो पहला आवर्त था, पहला आवर्त,
उस पहले आवर्त में कितने तत्व थे? इधर हो जाएंगे आपके आवर्त, इधर हो जाएगा तत्व, और इधर हो जाएंगे उसके उस आवर्त का नाम क्या रखा गया था। तो जो आपका पहला आवर्त था, आपका जो पहला आवर्त था उसमें कितने तत्व थे भाई, पता ना? कितने तत्व थे उसमें पहले आवर्त में? पहले आवर्त में आपके जो तत्व थे, पहले आवर्त में जो तत्व थे वो कितने तत्व थे? दो तत्व थे, इसलिए इसका नाम पड़ा अति लघु आवर्त। इस आवर्त का नाम क्या पड़ा? अति लघु आवर्त, याद रखना। दूसरे व तीसरे आवर्त में, दूसरे व तीसरे आवर्त में कितने कितने तत्व थे? आठ आठ तत्व थे। कितने कितने तत्व थे? आठ आठ तत्व, मतलब दूसरे में भी आठ थे, तीसरे में भी आठ थे, तो इसका नाम पड़ गया लघु आवर्त। इस आवर्त का नाम क्या पड़ा? लघु आवर्त। और आपका जो चौथा और पांचवा आवर्त था, चौथा और पांचवा आवर्त, इसमें कितने कितने तत्व थे? 18 18 तत्व थे। कितने कितने तत्व थे? 18 18। तो भैया इसका नाम पड़ा था दीर्घ आवर्त। इस आवर्त का नाम क्या रखा गया था? दीर्घ आवर्त इसका नाम रखा गया था। और इसी प्रकार आपका छठा और सातवां आवर्त है, इसमें कितने कितने तत्व थे? 32 32 तत्व थे। उसमें कितने कितने तत्व थे? 32 32 तत्व थे। तो इसका नाम हो गया अति दीर्घ आवर्त। इसका नाम कितना हो गया? अति दीर्घ आवर्त। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आगे आगे आठवां वर्ग आ गया, नौवां वर्ग आ गया, 10वां वर्ग आ गया, तो उसमें कितने कितने तत्व आएंगे? आप इस तरह के हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो अब तक यही बताए जा रहे हैं सात आवर्त में इतने इतने तत्व है, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, इन आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखना, ये चीज मैं बहुत ही जल्द आपको बताने वाला हूं। कुछ समय बाद आपको इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, या तो आज या अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इन आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी कितनी होगी। तो आप जरा संयम बना के रखें, धैर्य बना के रखें, बहुत ही जल्द हम इन पर आने वाले हैं। तो ये है, इसके बारे में कुछ है ध्यान रखना कि 7 आवर्त और 18 वर्ग। आवर्त जानते हैं किसे कहते हैं? क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है? आवर्त। और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती है? वर्ग कहलाते हैं। अब जैसे मैं इसका जो फॉर्मेट बना रहा हूं, तो यहां पर एक बार इसका मैं फॉर्मेट बना ही लेता हूं पूरा का पूरा। एक बार टाइम लगेगा, बट आप लोग देख लेना। इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं। पता है ना इसके आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे भाई? 7 आवर्त थे। इसके आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। तो ये ध्यान रखना। तो ये लीजिए, मैं इधर अभी बनाऊं, अभी आप जस्ट समझोगे, इसकी पिक्चर आपके सामने ही आ जाएगी। तो देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 12 है। ठीक है, अब आगे देखो इसको यहां से। 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, और ये क्या होगा इधर? 18 है। ये लीजिए, और ये एक यहां पर आ गया आपका, इस प्रकार से। और दो क्षैतिज रेखाएं यहां पर नीचे थी, इस प्रकार से, जिसमें 14 14 तत्व रखे गए थे।
ये लीजिए, दो क्षैतिज रेखा थे। तो ये था आधुनिक आवर्त सारणी का क्या था, पूरे का पूरा फॉर्मेट था। अब देखिए हम इनके ऊपर क्या करते हैं, तत्व भर लेते हैं। यहां पर कौन था भाई, सबसे पहले हाइड्रोजन, ये लीजिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर कौन था आपका, हाइड्रोजन था। फिर यहाँ पे 2 नंबर तत्व है जिसका प्रमाण करना था, वो था हीलियम, यहां पर आ गया भी। यहां पर कौन था बाद में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस प्रकार से। इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इधर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 30 तक के तत्व तो सब लोगों को याद ही रहते हैं। अब आगे देखो, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, और इधर कौन आ जाएगा आपका, क्रिप्टन। इधर रुबिडियम, सीजियम, सॉरी सीजियम नहीं आएगा, स्ट्रोंसियम। हाँ भाई, देखो ये क्या है, अभी ये पूरा वहां से ले लिया गया है। तो देखिए ये क्या हो गई आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। तो आपके सामने इसमें नजर आ रहे हैं, इसमें कितने हो गए, 18 वर्ग। देखो ये आपके जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये आपको क्या है, 18 वर्ग हो गए ये पूरे 18। और दो नीचे आपके क्या है, ये 36 जगह हैं। आवर्त की संख्या कितनी हो गई इसमें, 7 आवर्त की संख्या आप आराम से इसके अंदर देख सकते हैं। अब हम इन पर चर्चा करते हैं, प्रत्येक वर्ग के बारे में एक बार हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको पता होगा, देखो इसमें कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ भी होगा, ये जो वर्ग एक है, वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। ध्यान रखना, वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। वर्ग दो के तत्व को, जो ये आपको नजर आ रहे हैं येलो कलर वाले, तो वर्ग दो के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु। यहाँ पर लिखे हुए भी है, देखो एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल लिखे हुए हैं, यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई है। तो वर्ग दो के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु कहते हैं। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार धातु। वर्ग दो के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु। और तो वर्ग एक और वर्ग दो के तत्व है, वो कौन से होते हैं आपके, वर्ग एक और वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ध्यान रखना, हम इन पर दोबारा भी आगे चर्चा करेंगे, इन पर हम दोबारा भी चर्चा करने वाले हैं। तो वर्ग एक व वर्ग दो के तत्व कौन से हो गए, एस ब्लॉक के तत्व है। अब कहोगे सर ये क्या होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व है क्या होते हैं, तो भाई जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब एक बात आपके नॉलेज में बता दूं मैं, अभी भी मैंने बताया कि वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार मृदा धातु। बट ध्यान रखना, ये आपका जो बेरिलियम है, आपको जो बेरिलियम नजर आ रहा है, बेरिलियम को क्षार मृदा धातु नहीं कहते हैं। याद रखना, बेरिलियम को क्षार मृदा धातु नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, आप में से शायद कुछ विद्यार्थियों को पता भी होगा या शायद कुछ को ना पता होगा, बट आज आपको ये पता चलने जा रहा है कि बेरिलियम को क्षार मृदा धातु क्यों नहीं कहते हैं। क्योंकि भाई जो बेरिलियम है, इसके जो ऑक्साइड होता है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो किस प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बेरिलियम का ऑक्साइड होता है वो किस प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। मतलब क्या है इसका, उभयधर्मी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह अम्ल से और क्षार से, मतलब इसका अम्लीय गुण भी दर्शाता है और क्षारीय गुण भी दर्शाता है। यह इसके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसीलिए बेरिलियम क्या होता है आपका, क्षार मृदा धातु नहीं कहलाता है। याद रखना, ध्यान रखना इस चीज को। अब बात करते हैं इधर वर्ग 13 से वर्ग 18 तक। तो वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व आते हैं,
वो कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व होते हैं पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जिसमें वर्ग 18 जो सबसे लास्ट वाला है, इसे क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, एरोजेंस बोलते हैं, या शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं, कुछ भी बोल देना। इनके बारे में आगे दोबारा डिस्कस करेंगे, सब इनके बारे में लिखा जाएगा, सब कुछ तो देख लेना। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व का नाम क्या है, हेलोजन। लिखते रहना, वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन कहा जाता है। अदरवाइज हम तो इस पर डिस्कस भी करेंगे आगे। तो वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं, हेलोजन। क्यों कहते हैं, याद रखना, मैं आगे पूछूंगा आप लोगों से। वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें लवण निर्माण की क्षमता होती है, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, ये साल्ट का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हेलोजन हो गया। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं चेलकोजन। क्या कहलाते हैं, चेलकोजन। चेलकोजन का मतलब ये क्या करते हैं, अयस्क का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अयस्क का। जैसे पीबीएस, पीबीएस तो देखो वर्ग 16 में आ रहा ना सल्फर, पीबीएस, जेडएनएस, Fe2O3, Fe3O4, तो ये क्या होते हैं, इनमें अयस्क बनाने की क्षमता होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, चेलकोजन नाम पड़ा है। और वर्ग 15 के तत्वों को क्या कहते हैं, निकोजन। वर्ग 15 के तत्वों को क्या कहा जाता है, निकोजन कहा जाता है। निकोजन का मतलब क्या होता है, दम घोंटने वाली गैसें, जैसे अमोनिया है, फोस्फीन है, आर्सिन है, ये क्या होते हैं, दम घोंटने वाली गैसें होती हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, निकोजन हो गया। अब इनका कोई सामान्य कोई नाम नहीं है, इन्हें कार्बन परिवार कहते हैं, इन्हें बोरोन परिवार कहते हैं, इन्हीं नाम से जाना जाता है। पर ध्यान रखना, वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आप इस पूरी आवर्त सारणी में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर, इस पूरी आवर्त सारणी में आपको पता चलेगा कि सिक्का धातु, कोइनेज मेटल कौन से वर्ग के तत्व होते हैं, सिक्का धातु। भाई देखो ध्यान से, सिक्का धातु कौन सा, जिसके क्या बनते हैं, सिक्का बनते हैं। क्या बनते हैं उसके, सिक्के, कॉइन बनते हैं। जैसे देखो कॉपर, AgAu, सोना, चांदी, तांबा, इनके क्या बनते हैं, सिक्के बनते कि नहीं बनते। तो देखो कॉपर, AgAu, तो वर्ग 11 के तत्वों को, वर्ग 11 के तत्वों को क्या कहते हैं, सिक्का धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्का धातु भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। वर्ग जो 12 के तत्व है उन्हें क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेटल, वाष्पशील धातु। क्या कहा जाता है, वाष्पशील धातु। मतलब इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, इनके बहुत कम होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वाष्पशील धातु नाम पड़ा है इनका। और आपका जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, इसे चीटर एलिमेंट, कपटी तत्व भी कहा जाता है, चीटर एलिमेंट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तो करता है बट ग्रहण नहीं करता है। मतलब इसकी विद्युत ऋणता बहुत ही ज्यादा होती है। हम जिसकी चर्चा हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में जब भी आएगा ये टॉपिक विद्युत ऋणता, तो वहां पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। आपका एक कौन है, हाइड्रोजन, इसे वंडरिंग एलिमेंट भी कहते हैं, पागल तत्व भी कहते हैं। आपको मैंने मेंडलीव के आउटसाइड में बताया था कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं होता है भाई। कभी ये हाइड्रोजन है, इसके गुणधर्म फर्स्ट ए के समान रहते हैं, ये देखो फर्स्ट ए पहला वर्ग हो गया। कभी इसके गुणधर्म 7th ए के समान रहता है। अब ए के तत्व के दो, एक ही तत्व दो प्रकार से क्या दर्शाता है, समानता दर्शा रहा है, दो वर्गों के साथ समानता दर्शा रहा है, तो इसका स्थान निश्चित नहीं से, इसका नाम क्या पड़ा, वंडरिंग एलिमेंट भी कहा जाता है इसे। तो ये हो गए आपके आवर्त सारणी। आपको नजर आ रहे होंगे, देखो इधर ये येलो कलर में है, ये जो वो कहलाते हैं आपके उपधातु। क्या कहलाते हैं आपके उपधातु, जिनमें धातु व अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं, गुण धर्म में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, मैं आगे जब पाऊंगा तो आपसे पूछूंगा धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, हम इन पर चर्चा दोबारा करेंगे। ये क्या हो गया आपके येलो कलर वाले उपधातु। अब इन उपधातुओं के लेफ्ट साइड में जो तत्व है वो सारे के सारे क्या है, धातु। इनके जो राइट साइड में है वो सारे के सारे क्या है, अधातु है। वो सारे के सारे क्या है, अधातु है। आपको नीचे दो देखो, वर्ग 3 से वर्ग 12 के जो तत्व है, वर्ग 3 से वर्ग 12 के जो तत्व है भैया, वो क्या होते हैं आपके, संक्रमण तत्व है। उन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और नीचे तो दो क्षैतिज रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, वो दो क्षैतिज रेखाएं कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व है या अंतः संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण क्यों कहते हैं, इन्हें अंतः संक्रमण क्यों कहते हैं, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अब तक आपको इन चारों आवर्त नियम के बारे में, या 4 या 5 जितने भी पढ़े उनके बारे में आप ध्यान से रखना। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इसकी पिक्चर आपके दिमाग में चलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ग में कौन से तत्व है। तो हम आगे, अगर आपको ये याद रहेगा तो हमें आगे क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं, धन्यवाद।